अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले पार्ट में न्यूक्लियस को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकेंड ऑर्गेनेल है हमारे सेल का। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्रीक वर्ड माइटोस मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रोस मीन्स ग्रेन्यूल से लिया गया है। माइटोस मतलब एक के थ्रेड लाइक होंगे और ग्रेन्यूल लाइक होंगे, मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल सा बना के रहते होंगे और नज़र कैसे आएंगे, थ्रेड लाइक। तो जो कि इसका काम क्या है, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर भी हम लोग यही पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म का ये सेंटर है। यहाँ पर पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसे, जो कि डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस का होता है। रोड शेप भी हो सकता है, फिलामेंटेनुअस भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, या इसको बायोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से एनर्जी ब्लास्ट की तरह बाहर निकल रही होती है। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वैसे डबल मेम्ब्रेन है, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाइंग अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हमारे मतलब ये थोड़े से थोड़े भी हो सकते हैं लाइक प्रोकैरियोट सेल में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लाइक 2000 भी मैक्सिमम ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इसका और अगर ये 2000 भी प्रेजेंट है तो हमारे सेल वॉल्यूम का कितना हिस्सा लेंगे, ओनली 1/5। इससे हिसाब लगा लीजिए कितने छोटे होंगे, ठीक है। 1/5 टोटल हिस्सा लेंगे हमारे सेल का, और ये हमारे टिपिकल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो जो है ना वो फोल्डेड है इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स में, जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के अंदर जो है हमारे क्रिस्टी के मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होता है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या माइटोसोल कहते हैं। माइटोसोल या मैट्रिक्स के अंदर हमारे डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, हमारे टीसीए साइकिल के लिए, हमारे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये ऑल जो एंजाइम्स हैं वो मैट्रिक्स या माइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ लैक्टोचेन, वही बताया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसमें आ जाता है फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम B1, C1, CA एंड A3 आर कपलिंग फैक्टर्स। ये सारे जो हैं इसके जो एंजाइम्स हैं किसके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे कि आपको पढ़ने पड़ेंगे कि साइटोसोल के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इन द मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम कंसर्न्ड विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमाइनो एसिड, जिसमें हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम लोग टीसीए साइकिल कहते हैं, या जिसको हम लोग क्रेब साइकिल कहते हैं। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग लिपिड्स ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स एंजाइम आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया। हीम क्या है, हमारी हेमोग्लोबिन की जो हमारी हेमोग्लोबिन का एक पार्ट है, आयरन जो कंटेनिंग पार्ट है, उसको हम लोग हीम कहते हैं। और यूरिया जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग यूरिन या एक्सक्रिएटरी सिस्टम के ज़रिए रिलीज़ करवाते हैं, एक्सक्रिएट करवाते हैं। तो वो जो है उसके भी कुछ जो स्टेप्स हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही होते हैं, इसीलिए उनके भी कुछ एंजाइम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ एटीपी है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो एटीपी सबसे ज़्यादा इनके अंदर बनती है और फिर एक्सपोर्टेड होती है, लाइक मैंने बताया था बायोब्लास्ट, लाइक ब्लास्ट के ज़रिए, या एक वो तो एनर्जी है रिलीज़ होती है और पूरे सेल को इसके ज़रिए ही एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सेलुलर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, किसी ऑर्गेनेल के पास ऐसी एबिलिटी नहीं कि वो अपना अलग से डीएनए रख सके। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास एक सैटेलाइट डीएनए जिसको हम लोग कह सकते हैं वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास रखता है।
क्यों रखता है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके, अपनी इंडिपेंडेंट डिवीजन करवा सके। अभी आपको मैं ऐसा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कुछ ऑर्गेनेल है ना, जब हमारा सेल डिवाइड होता है तब डिवीजन करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी इंडिपेंडेंट डिवीजन शो कर सकता है। जब इसका दिल करेगा, जब इसको नीड होगी हमारे सेल को एनर्जी की, तो ये डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय इट्स ऑन डीएनए, जिसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। जो भी हमारा डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर होगा उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है, मशीनरी रखता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनेगा इसके अपने डीएनए से, और वो जाके इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, तो राइबोसोम्स पे जाकर वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं एस्टिमेटेड डेट अबाउट 10% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। जो 10% माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती हैं, हालांकि किसी ऑर्गेनेल के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। उसके बाद हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोजली रिलेटेड विथ प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, एक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा एक प्रोकैरियोट सेल था जो कि यूकैरियोटिक मतलब दूसरे प्रोकैरियोट सेल के अंदर चले गया। जब वो अंदर चले गया तो वो बाहर आने की एबिलिटी खो गया, उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिला एक किस्म का, तो वो उसी के अंदर रह के एक अपना काम पेश करने लग गया, तो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये एक थ्योरी पेश की गई थी, इसीलिए हम लोग कहते हैं। क्योंकि ये क्यों पेश की गई थी? क्योंकि इसके अंदर जो राइबोसोम है वही प्रोकैरियोट सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो हमारा डीएनए है वो डीएनए हम लोग प्रोकैरियोट सेल में भी देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डीएनए उसका होता है उनके पास। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक थ्योरी पेश की गई थी कि ये प्रोकैरियोट सेल हैं जो कि अंदर आ गए यूकैरियोट सेल के, और वहाँ पर अपना एक फंक्शन वो करने लग गए और वहीं पर रह गए, बाहर नहीं जा पाए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए। और ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हमारा थर्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इनक्लोज स्पेसेस दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और इसको हम लोग अभी ये क्या है? हमारा एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, जो कि हमारा एक्सटेंड है फ्रॉम वो न्यूक्लियस टू दी सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये इतना एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम, इसीलिए समटाइम हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी कहते हैं कि ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि साइटोस्केलेटन सपोर्ट करता है सेल को, उसका फ्रेमवर्क बनाता है, लेकिन समटाइम हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी कह देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री तक ये एक्सटेंडेड है, तो ये भी हमारे जो है ना सपोर्ट करेगा हमारे सेल को। उसके बाद हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन्ड है। एक तो ये पहले डबल मेम्ब्रेन्ड है, और इसके पास भी जो है ना वो फ्लैटेंड और वो चैनल्स लाइक होंगे, लाइक ऐसे ये मेम्ब्रेन है ना, तो लाइक ये ऐसे मेम्ब्रेन्स होंगी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर भी फोल्डेड मेम्ब्रेन है जो आउटर, इसकी जो हम लोग फोल्डिंग को कहेंगे सिस्टर्नी, इनके पास सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद डबल मेम्ब्रेन है, ये भी लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स पर कन्वर्टेड है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसकी मेम्ब्रेन के। और उसके बाद हम लोग कहते हैं 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। उसे रफ या ग्रेन्युलेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, तो उसके जो स्ट्रक्चर अपीयरेंस देते हैं वो उसको रफ कर देते हैं आउटर मेम्ब्रेन को, इसीलिए हम इसको ग्रेन्युलेटेड या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जैसे RER शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरा होता है अग्रेन्युलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक इस साइड से आप देखें तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, इसीलिए हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। और उसके बाद इसमें से काफ़ी और स्ट्रक्चर्स, काफ़ी और ऑर्गेनेल जो हैं वो बनते हैं। लाइक फंक्शन इसका क्या है?
इसमें से लाइक ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये यहाँ से स्प्लिट आउट होगी इन दी वेजिकल फॉर्म। ये वेजिकल भी बना सकती है। वेजिकल्स क्या हैं, जिसके अंदर हमारा वाटर या हमारे फूड पार्टिकल रिलाई करते हैं, हमारे एंजाइम रिलाई करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में या एक ऑर्गेनेल से इमिट आउट होने के लिए, सेल के बाहर जाने के लिए ये चीज़ उसको कवर करती है कि वो देखो अभी इसके बाहर साइटोप्लाज्म है, तो अगर ये ऐसे ही कोई चीज़ रिलीज़ कर देगा तो वो डाइवर्स हो जाएगी इसमें साइटोप्लाज्म में। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर, वेजिकल के अंदर बाउंड कर दिया, तो कि वो जहाँ पर जाना है वो सेफली अपनी जगह पर पहुँच सके। ठीक हो गया। तो वेजिकल्स इनसे बनती हैं और इनका एक और फंक्शन है कि ये लाइक प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन्स की कुछ जो एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह लें, लाइक रफ के पास बना है, प्रोटीन बन गई है, एक चेन बन गई है, तो फिर ये इसके इंटरह्यूमन में चले जाएगी। वहाँ पर ट्रांस मॉडिफिकेशंस होंगी इसकी प्रोटीन की, और फिर वो दोबारा वेजिकल की फॉर्म में आउट ऑफ अगर वो सेल के बाहर काम दिखाना चाहती है, लाइक हीमोग्लोबिन है या कोई और प्रोटीन है, तो वो सेल के बाहर चले जाएगी। अगर वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है तो वो सेल के अंदर ही मतलब वो जो है साइटोप्लाज्म में जो अपना रोल प्ले करेगी। अगर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा है ये सिक्रेशन में हेल्प करता है, और उसके बाद हमारा फ्रेमवर्क देता है, और उसके बाद हमारी वेजिकल्स बनाता है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है हमारी स्किन के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट करवा देता है, विटामिन डी। इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं कि वो सनशाइन प्रोटीन है, सनशाइन वाइटामिन है, विटामिन डी में कन्वर्ट करवा देता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी करवाता है, फॉस्फोलिपिड्स भी करवाता है, स्टीरोल भी करवाता है। स्टीरोल ही तो हमारा विटामिन डी है, उसको भी बनवाता है, सिंथेसिस करवाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में भी रोल प्ले करता है। हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो है हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग एक और इसका फंक्शन पढ़ते हैं जो कि मेनली मसल सेल्स में होता है। मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक स्पेशली नाम दिया हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टोर ऑफ कैल्शियम आयंस भी करवाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तो कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है, जब रिलैक्सेशन करनी होती है तो स्टोर कर लेता है। मतलब ये सप्लाई भी करता है कैल्शियम को और स्टोर भी करता है कैल्शियम को। ये इसके आगे थे फंक्शंस, और इसके हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है क्या। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा फोर्थ ऑर्गेनेल है सेलुलर गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं इसे। तो अब गोल्जी बॉडीज़ क्या है, ये भी यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और इसके बाद जो है क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स हैं, जिसको हम लोग डिक्टियोजोम भी कहते हैं। स्मॉलर जो हमारे गोल्जी एपरेटस उसको हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो ना न्यूली कुछ तो जो हैं वो ट्रांस मॉडिफिकेशन के लिए अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाती हैं, लेकिन जो कुछ प्रोटीन है ना वो यहाँ से वेजिकल के अंदर टर्न इन होंगी और कहाँ पर जाएंगी, हमारे गोल्जी बॉडीज़ के पास चले जाएंगी। गोल्जी बॉडीज़ जो है वो हमारी प्रोटीन को कैच करता है, उसकी मॉडिफिकेशन करवाता है। लाइक अगर प्रोटीन को जो हम लोगों ने हमारे जो अगर प्रोटीन बनी है उसे लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करना है या किसी और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो वो ट्रांस मॉडिफिकेशन किसके अंदर होगी, गोल्जी एपरेटस के अंदर होगी, और वो होके फिर उधर से सिक्रेट आउट भी हो जाता है। मतलब एक ये जो है वो अटैच करता है अपने साथ, मतलब प्रोटीन वेसिकल्स को लेता है, फिर उसकी मॉडिफिकेशन करवाता है और फिर ट्रांसफ़र भी करवाता है। तो मतलब इसका भी सिक्रेशन में रोल हो गया। और उसके बाद हम लोग कहते हैं स्मॉलर गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोजोम कहते हैं। उसके बाद जो गोल्जी एपरेटस है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को भी कैटेलाइज करवाता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना जब और ना एक और चीज़ में भी हेल्प करता है हमारी जो जब हम ये प्लांट सेल का मेनली है न, तो ना वो सेल प्लेट बनाने में मदद करता है। मतलब हमारे तो जो सेल डिवीजन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्ट होता रहता है, तो हमारी डिवीजन हो जाती है ना, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जो गोल्जी एपरेटस है वो ग्लूकोज फिल्ड वेसिकल्स रिलीज़ करवाता है, जो कि मिडल ऑफ द सेल में जाके अटैच हो जाती हैं और फिर यहाँ से सेल डिवाइड हो जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। उसके बाद हम सबसे मेन फंक्शन यही है कि ये ट्रांस मॉडिफिकेशन करवाता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है
वो भी पेनक्रियाज में इसके अंदर तकरीबन बनते हैं। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना मेम्ब्रेन सिंथेसिस में भी हेल्प करवाता है। मेम्ब्रेन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करवाता है कि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करवाता है। जो हमारी प्रोटीन की वो हमें पता है हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन इन नेचर है, तो उसमें भी हेल्प करवा देगा। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स डायरेक्टली गोल्जी बॉडीज़ में से बनते हैं। तो वो कौन से हमारे ऑर्गेनेल्स हैं? लाइसोसोम, जो हम लोगों ने पढ़ेंगे आगे। अगला ऑर्गेनेल ही हमारा लाइसोसोम है। परऑक्सीसोम, स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम जिनको हम लोग कहते हैं। ये जो दोनों हैं ये हमारे किससे बनते हैं? गोल्जी एपरेटस से बनते हैं। तो गोल्जी एपरेटस होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। एंड में मैं आपको इनकी फिगर्स दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो हमारा 5th जो ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। और ये जो है इसकी एक ख़ास बात है कि ये सिंगल लेयर्ड है, ये डबल लेयर्ड नहीं है। ये इसको जो सराउंड करती है वो सिंगल लेयर सराउंड करती है। और उसके बाद इसके अंदर जो है 40 to 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम। लाइक हमारा जो कुछ डैमेज हमारे जो ऑर्गेनेल हैं जो लाइसिस में चले गए हैं, तो उनकी लाइसिस कौन करवाएगा? जो डेथ में चले गए हैं उनकी लाइसिस कौन करवाएगा? लाइसोसोम अपने एंजाइम रिलीज़ करेगा, जिनकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रॉयड या डैमेज्ड हमारे ऑर्गेनेल हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद लिपिड की डाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की, सब किस्म के इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग इसके अंदर कौन कौन से टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं? लाइक जो है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज जो कि ग्लाइकोजन की वो मेटाबॉलिज्म करवाता है। कैथिप्सिन जो प्रोटीन्स की है, और लाइपेजेज जो लिपिड्स की है, और राइबोन्यूक्लिएजेज जो राइबोन्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म करवाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं द लाइसोसोमल एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द सेलुलर कंपाउंड इन डायनेमिक स्टेट। वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डेड होते जा रहे हैं तो जमा होते जाएँ तो काम ख़राब ही होगा ना, आखिरकार सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जो हैं ये बड़े एफिशिएंट काम करते हैं और फ़ौरन आते हैं अगर हमारी किसी ऑर्गेनेल की डेथ हो जाती है, डैमेज हो जाता है वो, और उसे ईट कर लेते हैं, मतलब लाइसिस कर देते हैं, उसकी डाइजेस्ट कर लेते हैं उसे। उसके बाद डाइजेस्ट करके जो उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स या सिंपल जो वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है वो जो हमारा ऑर्गेनेल होता है, तो उसको फिर ये साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करवा देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कि वो दोबारा रीयूटिलाइज हो सकें और नई चीज़ों में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना जो यहाँ पर लिखा हुआ है समटाइम्स सर्टेन रेजिडुअल प्रोडक्ट रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन कलेक्टिविटी नॉन एज लिपोफिक्सिन। तो अभी आप यहाँ पर ये तो पढ़ लें पहले के जो हमारे लिपिड और प्रोटीन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है सेल के अंदर तो उसे हम लिपोफिक्सिन कहते हैं। तो अभी जो आगे इसका जो काम है वो आपको बताता हूँ। लिपोफिक्सिन असल में करता क्या है? ये जो है एज पिगमेंट कहलाता है। लाइक हमारे सेल्स जो हैं वो बूढ़े इसीलिए होते हैं कि अंदर ये जो लिपोफिक्सिन है जो मटेरियल है, चाहिए एक्यूमुलेट क्यों होता है? एक्यूमुलेट इसीलिए होता है लाइसोसोम कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट नहीं करवा सकता। वो कौन से हैं? वो लिपोफिक्सिन ही हैं जो कि हमारे एज पिगमेंट बनते हैं, जो कि हमारे सेल के अंदर पड़े पड़े एजिंग प्रोसेस करवा देते हैं, मतलब एज करवा देते हैं और इनमें सेल डेथ हो जाती है इनकी वजह से, जब ये जमा हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर हमारी सेल डेथ हो जाए, जब हमारी सेल डेथ हो मतलब हमारे जो अगर आदमी फौत हो जाए या सेल हमारी डेथ हो जाती हैं तो वो कहाँ जाते हैं? तो क्या होता है, हमारा जो सेल है उसे सुसाइड सैक भी कहते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है जब हमारा सेल डेथ हो जाता है। तो रप्चर होने के बाद जो हमारे सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर सारा पोस्टमार्टम ऑटोलाइसिस मतलब फौत होने के बाद सारी ऑटोलाइसिस कर देते हैं। ऑटो मीन्स खुद ब खुद, और लाइसिस मतलब टूटना, सेल को खुद ही तोड़ देते हैं, मतलब सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं उसके एंजाइम्स। तो इसीलिए हम लोग इसको पोस्टमार्टम ऑटोलाइसिस भी कहते हैं, सुसाइड सैक्स भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि the digestive enzyme or cellular compound are confined to the lysosome in the best interest of the cell। जो डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में भी आते हैं वो भी लाइसोसोम से बन के ही आते हैं। और उसके बाद हम लोग कहते हैं अगर ये साइटोसोल के अंदर आ जाएं तो
वो हमारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करवा सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन शुरू हो जाती है हमारे फिर सेल कंपोनेंट्स की। तो उसमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? आर्थराइटिस हो सकती है, जो कि हमारी बोन की डिजीज़ है, मसल डिजीज़, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इन दी साइटोप्लाज्म की वजह से ये हो सकती है। उसके बाद एक डिज़ीज़ है जिसे आई सेल डिज़ीज़ कहते हैं या इंक्लूजन डिज़ीज़ कहते हैं, जो कि बिल्कुल रेयर है, लेकिन ये होती है। किसमें क्यों होती है? क्योंकि कुछ जो एंजाइम हैं वो हमारे लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होते। जेनेटिकली डिजीज़ है, कुछ जो एंजाइम हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए नॉर्मली वो नहीं प्रेजेंट होते एबनॉर्मली लाइसोसोम के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ डाइजेस्ट करवानी होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर वो जो चीज़ है वो जमा होने लग जाएगी तो वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसीलिए इंक्लूजन मतलब इंक्लूजन बॉडीज़ भी वो होती हैं जो डाइजेस्ट ना हो सकें। तो इंक्लूजन सेल डिजीज़ मतलब इंक्लूजन बॉडीज़ इसमें बहुत ज़्यादा बनने लग जाती हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड एंड फाउंड इन सर्कुलेशन। ये जो एंजाइम थे हाइड्रोलाइसिस ये बनते हैं और सर्कुलेशन में पाए जाते हैं। आई सेल डिजीज़ इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द प्रोटीन टारगेटिंग इन द एंजाइम कैन नॉट रीच लाइसोसोम। अब ये जो जो हमारे ये नहीं बन पाते, ये लाइसोसोम की गलती नहीं है। एक जो प्रोटीन थी टारगेटिंग प्रोटीन वो मिसिंग होती है, उसकी डिफेक्ट की वजह से जो हमारे जिससे हमारी हमारा एंजाइम बनना होता है वो प्रोटीन ही नहीं आ पाती हमारे लाइसोसोम के अंदर। तो वो कैसे इस एंजाइम को बनाए? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये फिर डिजीज़ होती है जेनेटिकली। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो लाइसोसोम है उसकी पीएच तकरीबन 5 होती है, बहुत लो एसिडिक पीएच होती है। और जो हमारा साइटोसोल है उसकी पीएच 7.2 होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एंजाइम जो है लाइसोसोम के वो ब्लड में वर्क नहीं कर पाते इतना ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है हमारे ब्लड की पीएच क्या है, बेसिक है 7.34 पर जो हमारी पीएच है। इसीलिए वो जो हमारे एसिडिक एंजाइम हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हमारे ब्लड के अंदर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारा एक स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम कहते हैं या माइक्रो बॉडी है, बहुत छोटा सा एक ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग कहते हैं पेरोक्सिसोम भी प्रेजेंट होता है। पेरोक्सिसोम भी जो है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनेल है। इसके बाद ये किस शेप में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल होता है या ओवल होता है, और ये कौन से एंजाइम कंटेन करता है, ऑक्सीडेज और कैटालेज। इन दो एंजाइम मेजरली इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैटालेज क्या करवाता है, हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं लाइक H2 और O2 जो है ना, एक तो हमारे इसके अंदर ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र करवाता है। जब वो दोनों ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है, H2O2 बन जाता है, जो कि वेरी टॉक्सिक है फॉर द सेल। तो उसके बाद फ़ौरन एक नया एंजाइम आता है इसके अंदर से जिसे हम लोग कैटालेज करते हैं, वो फ़ौरन H2O2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। मतलब कि हमारे जो पेरोक्सिसोम है वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में ही हेल्प करते हैं। और इसके बाद हम लोग कहते हैं पेरोक्सिसोम जो ज़्यादातर प्रेजेंट किस में होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर। और इसकी और कौन से फंक्शन है, एक तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है बाय कैटालेज एंजाइम, दूसरा इसका फंक्शन है कि ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हम लोगों ने पढ़ा था कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रही है, मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन जो वेरी वेरी लॉन्ग चेन है, जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाते। तो फिर वो क्या होता है कि हमारे जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा पाते तो पहले पेरोक्सिसोम के अंदर आते हैं। पेरोक्सिसोम जो है उनको टुकड़ों में तोड़ देता है। जब टुकड़ों में तोड़ देता है फिर वो सुकून से अपने जो है अदर प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन में जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजिन और ग्लाइकोलिपिड करवाता है। और प्रोटीन जो ये स्पेशलाइज फिर एक स्पेशल टाइप है पेरोक्सिसोम का, वो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करवाता है प्लांट्स के अंदर। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो कि ग्लाइको ऑक्सीलेट पाथवे में जाता है, जो कि वही मैंने बताया कि हमारे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में जाता है, जो कि किसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम में। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी भी एक डिजीज़ है, इसकी भी जो है ना इम्पेयरिंग से एक डिजीज़ होती है पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, जिसे हम लोग कहते हैं PBDS। और इससे क्या होता है
कि जो इसकी रेयर डिजीज़ है बिल्कुल, कि इसकी जो ना एंजाइम की एक्टिविटी, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उसकी एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाती है, एबनॉर्मल एंजाइम्स हो जाते हैं, जिसमें हमारे ना वेरी लॉन्ग फैटी एसिड जो है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, वो जो है ना वो होते हैं कि वो टूट नहीं पाते। जब वो टूट नहीं पाते तो क्या मसला होता है, तब ये मसला होता है कि हमारे पास जो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं वो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जब हायर क्वांटिटी में जमा होने लग जाते हैं तो कौन सा सिंड्रोम होता है, ज़ेलवेगर सिंड्रोम काज करवा देते हैं। तो जो ये कंडीशन है ये पेरोक्सिसोम की वजह से होती है, और ये जो है ना इसकी वजह से जो विक्टिम जो पेशेंट है वो बर्थ के 1 ईयर के बाद वो मतलब वो डेथ भी हो सकती है इसकी। उसके बाद हम लोग कहते हैं, ये तो हमारा हो गया पेरोक्सिसोम। उसके बाद हम लोग कहते हैं साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन। साइटोसोल हमें पता है साइटोप्लाज्म को कहते हैं, सेलुलर मैट्रिक्स कलेक्टिविटी रेफर्ड है साइटोसोल। और उसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें सेवरल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और जेल लाइक मटेरियल होता है ये। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसके अंदर मैंने बताया था एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग स्केलेटन वर्क भी कहते हैं, किसका, हमारे सेल का, जिसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फ्लेमेंट और मायोसिन फ्लेमेंट्स, जिसको हम लोग माइक्रो फ्लेमेंट्स कहते हैं, और इंटरमीडिएट फ्लेमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्लेमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं सेल को। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा एक सेल है वो ऑर्गेनेल से बना हुआ है। वे सारे ऑर्गेनेल जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। जब ये मिलकर काम करते हैं तो तभी हमारा एक सेल सर्वाइव कर पाता है। जब एक सेल तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कुछ टर्म्स यहाँ पर दिए हुए, अपोस्टोसिस। एक होता है अपोस्टोसिस जो कि जिसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड, मतलब सेल अपनी मर्जी से मर रहा है, यहाँ पर उसको मारा नहीं जा रहा, नेचुरल सेल डेथ हो रही है। इसमें नेचुरल सेल डेथ कैसे हो रही है, लाइक कुछ सेल जो होते हैं वो हम में इनिशियली बन जाते हैं, एम्ब्रियो या फीटस की लाइफ में हम में कुछ सेल ऐसे बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनको डीजेनरेट होना होता है या डेथ होनी होती है उनकी, तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसे हम लोग सेल डेथ कहते हैं, उसको हम लोग अपोस्टोसिस कहते हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है वो हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अच्छा, आपको मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स बतानी थी कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो हाईली रिच इन फॉस्फोलिपिड पर ना वो रिच होती है। वो कौन सा जो है वो लिपिड है, वो है कार्डियोलिपिन। जो कार्डियोलिपिन है उससे रिच होती है जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो हाईली परमेबल है, लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है वो अप्रोक्स आप उसे इनपरमेबल ही कह दें, वो इतनी मतलब थोड़े पोर्स पर मुश्तमिल होती है कि वो तकरीबन इनपरमेबल ही कह दें या सिलेक्टिव परमेबल। तो ये बताना था आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एडिशनल पॉइंट्स, और बाकी मैंने आपको हर ऑर्गेनेल के साथ उसकी जो एडिशनल पॉइंट्स बुक में नहीं लिखी हुई चैटर्जी से लेके आपको बता दी हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा था क्लिनिकल्स हम एंड में पढ़ेंगे, आपने ये टॉपिक्स में तकरीबन पढ़ लिए होंगे। अब पहला जो है वो अक्यूमुलेशन ऑफ लिपोफिसिन, जो जिसे हम लोग एजिंग पिगमेंट कहते हैं, ये भी पढ़ लिया। दूसरा है लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, जिससे आर्थराइटिस हो जाती है, आई सेल डिजीज़ या इंक्लूजन डिजीज़ होती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं ज़ेलवेगर सिंड्रोम, जो कि पेरोक्सिसोम के में जो हमारे एंजाइम है वो गड़बड़ करें तो उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती। और उसके बाद हम लोगों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा। ये हमारा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अंदर ये देखिए मैंने कहा था मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल है, इसमें वाटर भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है इंट्रा सेलुलर में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी। उसके बाद अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, बायोब्लास्ट देखिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी बना रही है इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट। और ये आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच हैं। इसको आप ऐसे पहचानेंगे कि रफली सरफेस होगी इसकी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर देखो सिस्टर्नी बन रही हैं, इनवार्ड जो इसकी कॉनकेव स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, जिसके अंदर देखें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेन पेरोक्सिसोम पड़ा है। पेरोक्सिसोम में कैटालेज और हमारे पास दूसरा ट्रांसफरेज एंजाइम है।
और कुछ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं, उसके एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस किससे करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है, इसके अंदर न्यूक्लियोपोर्स होते हैं जो कि पोरिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर एक तो न्यूक्लियर रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और ये न्यूक्लियोलस है जो कि रिच इन राइबोसोमल आरएनए है। यहाँ से राइबोसोम और आरएनए बनकर न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए साइटोप्लाज्म में जाते हैं। इधर हम लोग अपने सेल चैप्टर का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।